नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत और फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ में, और मैं हूं साक्षी। आज आप पहुंचे हैं बायोडायवर्सिटी पार्क। यहीं से आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा सुबह 9 बजे तक हमारे साथ, क्योंकि हर एक मॉर्निंग अपडेट आपके साथ में साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के ऊपर करारा हमला बोला, और साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये जो पंचर साइकिल है, डबल इंजन की सरकार का मुकाबला नहीं कर पाएगी। बाकी जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में उस माहौल को, उस मोमेंटम को बनाए लेकर के हमें आगे बढ़ाना है। डबल स्पीड से जब हम चलेंगे ना, तो साइकिल का पंचर तो हमेशा पंचर ही रहेगा, वो हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलने वाली है और पंक्चर साइकिल इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये तो बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती है ये डबल इंजन की सरकार, तो साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? वो पंचर साइकिल कहां मुकाबला कर पाएगी? सीएम योगी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस दौरान अखिलेश यादव पर और तीखा हमला करते हुए कहा कि यूपी अब माफिया और दंगा मुक्त हो चुका है, और पहले मंदिरों को सुविधाएं नहीं मिलती थी और सारा पैसा कब्रिस्तान पर खर्च होता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार मंदिरों के लिए पैसा दे रही है। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता ही बोल रहे थे, उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये पहली सरकार है जिसने अपने 5 सालों के कार्यकाल को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक 2/3 बहुमत प्राप्त कर धमाकेदार विजय प्राप्त की है, और ये तब हुआ जब कार्यकर्ताओं ने जमीनी धरातल पर कार्य किया। आगे भी ऐसा ही होगा और हम जीत दर्ज करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और अब उनका टारगेट है हिंदू वोटर्स को साधना। और इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए एक बार फिर से बयानबाजी कर दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। दरअसल दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भगवान राम किसी एक दल या विचारधारा की संपत्ति नहीं है, बल्कि भगवान राम सबके हैं। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, আপনারা দেখুন, আজকে মা দুর্গা বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রাম রাজ্য মানে ভালো রাজ্য। रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी के इस बयान को पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब धार्मिक मुद्दे अक्सर चुनावी बहस का केंद्र बन जाते हैं। साथ ही इस दौरान ममता बनर्जी ने चुनावी प्रक्रिया में जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी को टारगेट पर लेते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये लोग ज्यादा दिन रहेंगे तो देश तक बेच देंगे। सब देश को बेच दिया, ये लोग ज्यादा दिन रहेगा ना तो देश को बेच देगा। बीजेपी पार्टी अभी क्या नाम हो गया? हमने हमारा इधर से कहते हैं, अरे जुमला तो सारा देश में कहते हैं, हम कहते हैं बीजेपी वैनिश वॉशिंग मशीन, और सबका वोट वॉशिंग मशीन में डाल रहा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है, जिसके तहत राज्य में पहले चरण
का चुनाव अगले महीने 23 अप्रैल, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। इसके अलावा चुनाव खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 मई को की जाएगी। और इन चुनावों से पहले ममता बनर्जी लगातार मैदान पर उतरकर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। खबरों में बात अब मेरठ से आ रही खबर की कर लेते हैं, जहां पर एआईएमआईएम के मेरठ के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनके बयानबाजी करने की वजह से राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। दरअसल बीते दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर बयान दिया था, और ऐसे में जोश जोश में उनकी तरफ से ऐसा बयान दे दिया गया जो कि उनके गले की फांस बन चुका है। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के एनकाउंटर वाले बयान पर विवाद गहरा गया है। दरअसल एआईएमआईएम नेता ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी पर हमलावर रुख अपनाया था। उन्होंने सपा के 111 विधायकों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि अगर एआईएमआईएम 11 सीटों पर ही जीतती है तो प्रदेश में एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा। आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। शौकत अली के इस बयान के बाद यूपी में सियासत शुरू हो गई और शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद अब उन्हें अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। शौकत अली ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हमको मालूम है इसी नाइंसाफी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। हम चलो ठीक है भाई, मुकदमा दर्ज किया है ना, इनकाउंटर तो नहीं किया। हमको तो डर था कहीं हमारा इनकाउंटर भी ना हो जाए। शौकत अली के बयान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा और कहा कि कानून का हंटर सबके लिए बराबर है। शौकत अली और उनके सबसे बड़े नेता ओवैसी जान लें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ कानून और संविधान का राज है। कोई भी कानून से खेलेगा, कोई भी पुलिस को धमकाने की कोशिश करेगा तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा, रसूख चाहे जो हो। बहुत बड़े बड़े लोगों को गुमान था उत्तर प्रदेश में, लेकिन कानून का जब हंटर चला तो वो दुबके हुए नजर आए। शौकत अली की सुलगाई सियासत पर सपा का भी रुख सामने आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई यूपी की कानून व्यवस्था के हिसाब से करने की बात कही है। अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेता है तो उसका जवाब कानून को हाथ में लेकर के नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो भारतीय न्याय संहिता है, जो भारत का कानून है, संविधान है, उसके आधार पर और उसी को सामने रख के दिया जा सकता है। फिलहाल तो ईद मिलन समारोह के दौरान शौकत अली का एनकाउंटर पर बेतुका बयान अब उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लोहिया नगर थाने में हाजी शौकत अली समेत कुल 6 आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब बात राजस्थान और आंध्र प्रदेश की करते हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले एक हैंडलर को गिरफ्तार किया गया है। गौर से देखिए इस चेहरे को। दिखने में और उम्र में भले ही ये मासूम दिखता हो, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। आरोप है कि ये देश का नमक खाकर देश के साथ ही गद्दारी कर रहा था, लेकिन खुफिया एजेंसी की सूचना पर यह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका नाम जीशान है, उम्र 19 साल, लेकिन इसका गुनाह बेहद खतरनाक है। ये आईएसआईएस का हैंडलर है और देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहा है। आरोप तो ये भी है कि हिंदुस्तान की अहम जानकारी ये पाकिस्तान में अपने आकाओं को भेजता था। जोधपुर में आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के फोन से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध वीडियो बरामद हुए हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर युवाओं का ब्रेन वॉश कर कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ता था। आरोपी पहले से जेल में बंद आईएसआईएस से जुड़े अन्य लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही इसने अपने मोबाइल से सभी कट्टरपंथी वीडियो और देश विरोधी कंटेंट डिलीट कर दिया था, लेकिन पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने डेटा रिकवर कर लिया है। इसका एक साथी विजयवाड़ा में पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसने तुरंत ग्रुप से खुद को अलग कर लिया था। ग्रुप में सीरिया और अलग अलग देशों से जुड़े कट्टरपंथियों के भी होने की आशंका है।
पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहन छानबीन कर रही है, जिससे और भी नाम सामने आ सकते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में शिक्षा विभाग में कार्यरत एक ऑडिटर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। और ऐसे में विजिलेंस टीम ने घर पे जाके छापा मारा। जब छापा मारा जाता है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा नोटों की गड्डी यहाँ मिलती है कि गिनती करने के लिए मशीन को बुलाना पड़ता है। टेबल पर नोट ही नोट। इतने ज्यादा नोट के गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगानी पड़ी। वीडियो ओडिशा के भुवनेश्वर से आया है, जहां विजिलेंस की टीम ने एक ऑडिटर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अंबिका प्रसाद रथ शिक्षा निदेशक कार्यालय भुवनेश्वर में ऑडिटर पद पर तैनात हैं और इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने इन पर एक्शन लिया। अंबिका प्रसाद रथ पर सबसे ताजा आरोप है कि इन्होंने खोरदा जिले के एक डिग्री कॉलेज के कर्मचारी से 4,000 रुपए की घूस मांगी थी। ये रिश्वत कर्मचारी की सर्विस वेरिफिकेशन स्कीम के तहत पे फिक्सेशन में सुधार और बकाया वेतन जारी कराने के बदले मांगी गई थी। पीड़ित कर्मचारी ने जब बार बार की मांग से परेशान होकर विजिलेंस विभाग से संपर्क किया, तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक ट्रैप प्लान किया। तय योजना के तहत जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से 4,000 रुपए की राशि ली, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। रिश्वत की पूरी रकम उसके पास से बरामद कर ली गई और उसे साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस टीम ने आरोपी के कार्यालय और घर पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी के पास से करीब 28.70 लाख नकद बरामद किया गया। आरोपी के पास से करीब 28,70,000 रुपए बरामद किए गए। अधिकारियों को संदेह है कि ये रकम भी रिश्वत के जरिए ही इकट्ठी की गई थी। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आरोपी ऑडिटर को गिरफ्तार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के ऊपर कहर बनकर टूट रही हैं। सबके बीच में रमतगन में एक मिसाइल ईरान की उसका हिस्सा गिर जाता है, जिसकी वजह से भारी तबाही मच गई। और ऐसे में जो हिस्सा था मिसाइल का वो एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरता है और बिल्डिंग को मलबे में तब्दील कर देता है। और ऐसे में हमारे संवाददाता मयंक सिंह ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट की है, आपको दिखाते हैं। मिसाइल का एक और बड़ा टुकड़ा आज फिर रमतगान इलाके में गिरा है और आपने कैमरे पे देखा कि डिस्ट्रक्शन की पूरी कहानी बयां कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द चारों ओर मलबा फैला हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर्स जो कि कभी छत का हिस्सा रहे होंगे या पिलर्स हैं, उनके टुकड़े यहाँ बिखरे हुए हैं। और साथ ही मेरे बाईं ओर एक नीली साइकिल जो कभी एक बच्चा चलाता होगा वो भी पड़ी है। और उसी के आगे पूरा जो सीलिंग है और मेटल फ्रेम्स हैं वो सब आके नीचे क्रैश हो चुके हैं और उनके बीच में और बच्चों की साइकिलें भी पड़ी हुई हैं जो कि अपने धर्म को लेकर के बहुत डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं और वो एक तरह से ही जिंदगी को जीते हैं। आप उनकी यूनिफॉर्म्स को देख करके समझ सकते हैं। जब हम आम लोगों से हमने यहाँ बात की तो हमें मालूम चला कि लगभग 9 लोग इंजर्ड हुए हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो 23 साल के हैं वो अभी स्टेबल हैं और कई बच्चे भी उसमें घायल हुए हैं। पर एक अच्छी बात जो यहाँ से निकल के आई वो ये कि कोई मौत या किसी की जान नहीं गई है। पर रमतगान उस लाइन ऑफ फायर में है जहाँ की लगातार मिसाइल के टुकड़े या क्लस्टर बॉम्ब के टुकड़े आते रहे हैं लगातार। 18 मार्च को भी इसी रमतगान इलाके में 2 बुजुर्गों की मौत हुई थी और उसी शाम एक और घर में क्लस्टर मिशन ने आके अपना डिस्ट्रक्शन फैलाया था। विजय सचिन रावत के साथ मयंक सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, रमतगान।